हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A में दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A पार्ट 4 जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्यों हुई? क्योंकि संविधान जब बना तो ये फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड नहीं थी। जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का वो अडॉप्ट किया गया सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे यूएसएसआर कहते थे, जिसे अब रशिया कहते हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटी है वही कंसेप्ट वहाँ से बोरो किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये इंसर्ट की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो कि विद इफेक्ट हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड की गई थी, रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी डिफाइन करती है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है सिटीजन की देशभक्ति की भावना को प्रमोट करने के लिए और देश में यूनिटी कायम करने के लिए एक मॉरल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जो प्रत्येक नागरिक की भारत के देश के प्रति, भारत के संविधान के प्रति है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई पार्लियामेंट द्वारा ऐसा लॉ बनाया जाए कि वो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इन्फोर्सेबल हो सके। इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई, नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। जो चेयरमैन थे उसके सरदार स्वर्ण सिंह थे, जो इंडियन पॉलिटिशियन थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनकी कमेटी की कि वो वेरियस जो क्वेश्चन हैं भारत के संविधान को अमेंड करने के लिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, वो उस कमेटी का काम था उन क्वेश्चन को एग्जामिन करना, स्टडी करना, सो दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की जा सके। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे गवर्नमेंट ने बहुत से चेंजेस थे वो 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये फील किया कि एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी का होना चाहिए, जिसमें सिटीजन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उनकी कुछ फंडामेंटल राइट के साथ साथ उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने का रीज़न यही था कि मोस्ट जो पीपल थे वो मैक्सिमम एडवांटेज फंडामेंटल राइट का तो ले रहे थे, लेना चाहते थे, बट उनकी जो कम्युनिटी के प्रति, उसके इवज़ में कम्युनिटी के प्रति उनकी जो ड्यूटी हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं कर रहे थे, उसको भूल रहे थे। तो इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर कमेटी, स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ये ऐड किया गया। पहले इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसके बाद अब ड्यूटी ऐड करने के बाद अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। 1 बाय 1 सारी फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि to abide by constitution, respect its ideals and institution, the national flag and national anthem। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वो भारत के संविधान की रिस्पेक्ट करे, उसके आदर्शों की रिस्पेक्ट करे, उसके इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, देश के नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे, भारत के संविधान के जो भी उसमें दिया गया है उसके साथ वो बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लैंडमार्क जजमेंट है बिजोय एमएलयू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987 की ये जजमेंट है, जिसमें 3 अपीलेंट थे, वो 3 चिल्ड्रन थे जो कि डिवोर्स एक्ट को मानते थे, उसमें मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने नेशनल एंथम जन गण मन को गाने से इनकार किया। इसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो वो जो स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट थे, वो जनगण मन नहीं गाते थे मॉर्निंग असेंबली में, बट वह डिस्टर्ब नहीं करते थे, वह आराम से वहाँ पे खड़े रहते थे और शांति से उसको सुनते थे। तो वो असेंबली को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, बट वो गाने से उन्होंने मना कर दिया था नेशनल एंथम को।
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई ऐसी लॉ में प्रोविज़न नहीं है जो किसी को नेशनल एंथम गाने के लिए इसकी मजबूर करे, इसकी कोई ऑब्लिगेशन करे। It is a disrespect to the nation if a person who stand up respectfully when the national does not join the singing. Proper respect is shown to national anthem. जब कोई national anthem नहीं गा रहा बट वो उसके रिस्पेक्ट में खड़ा हो रहा है तो वो प्रॉपर रिस्पेक्ट है national anthem के लिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट वो दे रहा है। It will not be right to say that a disrespect is shown by not joining the singing. ये कहना गलत है कि नेशनल एंथम ना गाने से कोई डिसरिस्पेक्ट हुई है। स्टैंडिंग अप रिस्पेक्टफुली व्हेन नेशनल एंथम इज संग बट नॉट सिंगिंग oneself clearly does not either prevent the singing of national anthem or cause disturbance when assembly engaged in such assembly. ना गाने से किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और सिर्फ उसमें रिस्पेक्टफुली अगर उस असेंबली में वो खड़े हैं तो ये डिसरिस्पेक्टफुल नेशनल एंथम के लिए नहीं है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज़ ट्रू कि आर्टिकल 51A क्लॉज ए कहती है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशन। Proper respect is shown to national anthem by standing up when national anthem is sung. It will not be right to say that a disrespect is shown by not joining singing. जब नेशनल एंथम चल रहा है उसके लिए स्टैंड अप होके खड़े हैं उसकी रिस्पेक्ट में तो ये सफिशिएंट है। ये कहना गलत है कि सिंगिंग ना करने से नेशनल एंथम कोई डिसरिस्पेक्ट हुआ है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड हुआ था 9 जनवरी 2018 को, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि सिटीजन और पर्सन आर बाउंड टू शो रिस्पेक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सिटीजन हैं वो बाउंड हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते हैं रिलेटिंग टू नेशनल एंथम या कोई प्रिवेलिंग लॉ है उसके मुताबिक जो भी नेशनल एंथम के लिए लॉ हैं उसकी रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने के लिए सिटीजन या पर्सन बाउंड है व्हेन एवर इट इज़ प्लेड और संग ऑन स्पेसिफाइड। जब भी नेशनल एंथम बजे कहीं पे या गाया जाए किसी भी स्पेशल ओकेजन पे जो भी प्रिवेलिंग लॉ है और नेशनल एंथम के रिलेटिंग जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाना सिटीजन और पर्सन की ड्यूटी है। अब जो नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि जो भारत के स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल हुए हैं, जो बेसिक जो आइडिया हैं उसका जो इंस्पिरेशन है उसको अपने दिल में रखे, फॉलो करे, ये भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। उसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत के हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि भारत की प्रभुसत्ता को, एकता को और अखंडता को बनाए रखे। उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना और जब भी कोई नेशनल सर्विसेज के लिए बोला जाए उस सर्विस के लिए तत्पर तैयार रहना ये हर नागरिक की कर्तव्य है। उसके बाद प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में भाईचारक जो ब्रदरहुड है, कॉमन ब्रदरहुड है, उसको बनाए रखना ये हर नागरिक का और हार्मोनी प्रमोट करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। रिलीजियस, लैंग्विस्टिक, रीजनल, सेंटिकल डाइवर्सिटी के बावजूद ये बनाए रखना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ देना जो वुमेन की डिग्निटी को हार्म करती है, डेरोगेट करती है, ऐसी डिग्निटी को छोड़ना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, कंपोजिट कलर, भारत के कंपोजिट कल्चर की जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, उसको बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना ये भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और साथ में जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके लिए एक कंपैशन, उनके लिए हमदर्दी की भावना बनाए रखना
ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर कोटी कुरैशी 2005, ये मिर्ज़ापुर की जजमेंट के नाम से भी जानी जाती है। इसको इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बाय एनेक्टिंग आर्टिकल 51A(g) and giving it status of a fundamental duty, one of the objects sought to be achieved by Parliament to ensure that the spirit and message under Article 48 and 48A are honoured as a fundamental duty of every citizen. Article 48 and 48 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो कि बात करते हैं कि भारत के नागरिकों में डिसेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनके लिए वो जो एनिमल है उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 51A(g) है जो फंडामेंटल ड्यूटी क्रिएट करता है, ये उस ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। भारत का हर नागरिक अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर एक डेवलप करे, ह्यूमनाइजेशन की स्पिरिट है, और हर चीज़ को एक इंक्वायरी, एक लॉजिक के साथ देखे और उसको सुधारने की कोशिश करे। ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागरचा जो कि डिसाइड हुआ था 7 मई 2040 को, इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एंड द तमिल रेगुलेशन जल्लीकट्टू एक्ट 2090 एंड नोटिफिकेशन 11 जुलाई 2012 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था सेक्शन 22 क्लॉज 2 के अंदर PCA एक्ट के अंदर। तो ये जल्लीकट्टू केस के नाम से जो केस है सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें टोटल बैन था वो लगा दिया गया था। इस केस के बाद क्या हुआ या क्या डेवलपमेंट हुई हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन थी हम सिर्फ उसी तक इस केस को कन्फाइन रखेंगे। ABWI एक स्टैच्यूटरी बॉडी था जिसे इस्टेब्लिश किया गया था सेक्शन 4 PCA एक्ट में, जो कि प्रमोट करती थी एनिमल वेलफेयर पर्पस की प्रोटेक्शन था एनिमल को, जिनको अननेसेसरी पेन सफरिंग ना हो। स्पेसिफिक स्टैंड उसने लिया कि जल्लीकट्टू और बुल कार्ट रेसेस हैं वो स्टेट में जो कंडक्ट की जाती हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, उन्हें वायलेट करती हैं, PCA एक्ट की प्रोविज़न की वायलेशन करती है। इस स्टैच्यूटरी बॉडी ABWI ने ये सबमिट किया कि जो बुल्स हैं वो फोर्सफुली पार्टिसिपेट रेस के लिए उनको किया जाता है, उनके लिए कंसीडरेबल पेन एंड सफरिंग उनको सहनी पड़ती है, जो कि वायलेशन है एक्ट की, और आर्टिकल 51A(g) की भी वायलेशन है, और के साथ साथ आर्टिकल 21 ऑफ द जो कि राइट टू लाइफ है उसकी भी जो है वो वायलेशन है, क्योंकि एग्जीबिशन और ट्रेनिंग है उन्हें एज ए परफॉर्मिंग एली पे वो कम्प्लीटली बैन होनी चाहिए। आर्टिकल 51A(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी कास्ट करता है कि हर एक नागरिक के ऊपर की कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 51A क्लॉज G है उसे रिफेस्ड किया है। फंडामेंटल ड्यूटी है ह्यूमन बीइंग की जो लिविंग क्रीचर हैं उनमें बुल भी शामिल है, उनके लिए कंपैशन होना चाहिए, उनकी जो है इनहेरेंट डिग्निटी है उनको प्रिजर्व किया चाहिए, राइट टू लिव पीसफुली है, राइट टू प्रोटेक्ट वेलबींग है, उन्हें इनकम्पास किया जाए, उन्हें बीटिंग से, किकिंग से, ओवर ड्राइविंग से, ओवरलोडिंग से, टॉर्चर से, पेन से, सफरिंग से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन 3 ऑफ PCA एक्ट ये बात की एक्नॉलेज करता है कि दोज राइट एंड सेड सेक्शन अलोंग विद सेक्शन 11 कास्ट ए ड्यूटी ऑन पर्सन having a charge or care of animal to take reasonable measure to ensure that well-being of animal and to prevent infliction of unnecessary pain and suffering। सेक्शन 11 कहता है कि जो ओनर है एनिमल का उसकी ये उसकी ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल मेजर अडॉप्ट करे सो दैट कि एनिमल को किसी भी तरह का अननेसेसरी पेन या हार्म या सफरिंग ना हो। राइट एंड फ्रीडम ग्रांटेड टू एनिमल अंडर सेक्शन 3 and 11 have to be read with article 51A(g) and H of the Constitution which is a magna carta of the animal। तो ये एनिमल राइट के लिए सेक्शन 3 and 11 है PCA एक्ट का, और साथ में आर्टिकल 51A(g) and H हैं वो मैग्ना कार्टा के तौर पे एनिमल के राइट को बयान करता है। क्लॉज H कहती है 51A की कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
Particular emphasis have been made to the expression humanism, which has a number of meaning. ह्यूमनिज्म जो वर्ड है उसके ऊपर जोर दिया गया है। ह्यूमनिज्म के अलग अलग डिफरेंट जो मीनिंग है, बट जो मेन इसका मीनिंग है ह्यूमनिज्म का कि सेंसिटिविटी क्रिएट करना, अवर स्पाइसी, अवर जो ह्यूमनिज्म है, जो लिविंग क्रिएचर है उनके लिए एक सेंसिटिविटी, एक सेंस ऑफ ह्यूमन की उसको क्रिएट करना है। ह्यूमनिज्म आल्सो मीन अंडरस्टैंड, बिवलेंस, कंपैशन, मर्सी। तो मर्सी, कंपैशन, ये सारे इसके वर्ड ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन में आते हैं। सिटीजन शुड देयरफॉर डेवलप ए स्पिरिट ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमनिज्म विच इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ पीसीए एक्ट। पीसीए की प्रेम्बल में सेक्शन 3 में, सेक्शन 12 में ऑफ एक्ट में ये ह्यूमनिज्म की जो स्पिरिट है कंपैशन की वो आती है। तो साथ में साथ आर्टिकल 51 A, H और G ये सब मिलके एक ह्यूमन के साथ साथ एक जो एनिमल के राइट हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। टू लुक आफ्टर वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ एनिमल एंड ड्यूटी टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन एंड सफरिंग ऑन एनिमल हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म। सो बोथ आर्टिकल 51G and H have to read with the section 3 and 11 of the PC Act। तो ये अप्लाई होने चाहिए और ये इन्फोर्स होने चाहिए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हर तरह की स्पाइसी है उनके राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी है, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लैंड है, विच इंक्लूडेड डेप्रीवेशन ऑफ इट्स लाइफ आउट ऑफ ह्यूमन नेसेसिटी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेफ गार्ड करता है ह्यूमन राइट ऑफ ह्यूमन को, प्रोटेक्ट करता है लाइफ। सो वर्ड लाइफ है वो एक्सपेंडेड डेफिनेशन है, एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम बेसिक एनवायरनमेंट, कोई भी बेसिक एनवायरनमेंट से डिस्टर्बेंस जिसमें किसी भी तरह की लाइफ आती है, इंक्लूडिंग एनिमल लाइफ है, वो नेसेसरी है फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आर्टिकल 21 में ये फॉल करता है लाइफ की डेफिनेशन में। सो एनिमल्स आर कंसर्न लाइफ मीन समथिंग मोर देन मेयर सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन, बट टू लीड अ लाइफ विद सम intrinsic worth, honor and dignity. So animal well-being and welfare have a statutory recognition under section 3 and 11 of the act and the right framed under the act. एनिमल वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 11 ऑफ पीसी एक्ट में की गई है। राइट टू लिव इन ए हेल्थी एंड क्लीन एटमॉस्फेयर एंड राइट टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट इन्फ्लिक्शन, अनफ्रेशरी, pain and suffering and is a right granted to animal under section 3 and 11 of EC Act read with article 51AG of the Constitution। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये हेल्ड किया कि जो एनिमल के राइट हैं वो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 11 अलॉन्ग विद, अगर हम उसकी बात करते हैं आर्टिकल 51AG के साथ और H के साथ उनको पढ़ते हैं तो एनिमल के जो राइट हैं वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आते हैं, उनके अपने राइट हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 51A एंड G उसको कंपैशन जो प्रिजर्व या उसको प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स को, वो उसकी बात करता है। तो ये हर नागरिक की ड्यूटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी है जो टैक्स के लोग के, टैक्स पेयर के पैसे से हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, ये हर नागरिक की ड्यूटी है। उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इस तरह की इंडिविजुअल के द्वारा कोलेक्टिवली या इंडिविजुअली कोशिश की जानी चाहिए अपने आप को एक बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए, सो दैट कि नेशन है, देश है, वो लगातार अपने हायर लेवल के ऊपर अपनी तरक्की है वो करता रहे। उसके बाद जो क्लॉज के है वो कहती है कि हु इज़ अ पेरेंट्स और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। पेरेंट या गार्डियन है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं। तो ये क्लॉज के है, इसको इंसर्ट किया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो कि इफेक्टिव हुई थी 1 अप्रैल 2010 से।
तो ये फंडामेंटल ड्यूटी थी जो कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है इन ड्यूटी को पूरा करना। सो थैंक यू फॉर